हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करने वाले हैं, जो कि है डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। लेट मी टेल यू, ये टॉपिक इतना ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है कि आप रियलाइज करोगे अगर इस टॉपिक पे आपका स्ट्रॉन्ग कमांड हो गया तो जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सिली मिस्टेक्स होती हैं वो काफी हद तक अवॉइड होंगी। बल्कि मैं अपना एक इंसिडेंट आपको बताता हूं कि एक बार क्या हुआ था, मेरे फिजिक्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया। अब उस क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला मैं भूल गया, लेकिन उस क्वेश्चन में जो डेटा दिया था मुझे याद था कि इससे फॉर्मूला बनता है, और मैंने डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से वो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया और फिर वो क्वेश्चन में सही कर पाया। मतलब कई बार ऐसा होता है, तो इसीलिए इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत जान बचाएगा आपका ये टॉपिक, ट्रस्ट मी। जैसे आपको एक और बात बताऊं, आपने क्लास 9-10 में तो ये बात इतना महसूस कर ली होगी कि फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम लोग, कई बार हमसे यूनिट कन्वर्जन की सिली मिस्टेक्स होती हैं। और ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आपको यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपकी जान बहुत ज्यादा बचेगी, आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा अवॉइड होंगी आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम देते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करना शुरू करेंगे डायमेंशंस के बारे में। अब डायमेंशंस क्या होती है, तो बेसिकली में अगर हमें डायमेंशंस को डिफाइन करना है तो ये यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी ये डेफिनेशन मैं रीड आउट भी कर दूंगा आपके लिए। पहले एक बार हम छोटी मोटी बातें रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा था, क्योंकि उसी से डायमेंशन का कनेक्शन आएगा। अब हम लोगों ने ये बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम फिजिक्स के अंदर करते हैं, जिसका कैलकुलेशन करते हैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज का अपना दरअसल में एक यूनिट भी होता है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमने पढ़ा था ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं। एक होती है मेरे बच्चे, एक मिनट कुछ तो पेन में गड़बड़ हो गई ये लग रहा। तो एक होती है फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम लोगों ने पढ़ा था ये फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप की होती है। फिर ऐसे हमारे पास होती है ड्राइव क्वांटिटीज। अब बाकी उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है मेरे बच्चे। अब जैसे अगर किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की हमें यूनिट निकालनी होती थी तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से निकालते थे। भाई अगर मैं कुछ आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए रिकॉल करा दूं, हालांकि मुझे भरोसा है आप लोग को याद होगा, जैसे लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम लोग बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से निकालते थे। ड्राइव क्वांटिटी जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, चार्ज, फोर्स, वर्क, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटली इन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, उन्हें हम बोलते थे ड्राइव क्वांटिटी। अब अगर मान लो मैंने ड्राइव क्वांटिटी मेरे बच्चे ले ली, क्या नाम है, स्पीड, और मैंने आपसे कहा कि भाई स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपसे कहा कि आपको यूनिट ऑफ स्पीड निकालनी है, तो यूनिट ऑफ स्पीड हम कैसे निकालते हैं? यूनिट ऑफ स्पीड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले में डिस्टेंस की यूनिट यूज करेंगे। अब डिस्टेंस की जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो है मीटर, और टाइम के एसआई यूनिट है सेकंड। तो यूनिट ऑफ स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड। ऐसे हम लोग फोर्स की भी चाहे तो यूनिट निकाल सकते हैं। अब फोर्स की जब यूनिट हम निकालते हैं तो मेरे बच्चे बेसिकली में हमें वो सारी यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है इसकी हेल्प से निकालना होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट आपको याद है केजी होता है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट निकल कर आएगी वो आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा है कि जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स दरअसल में इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब लेकिन देखो यूनिट के साथ दिक्कत क्या है कि एसआई सिस्टम में ये फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट अलग हो सकती है, सीजीएस सिस्टम में अलग हो सकती है। अब जैसे फोर्स की एसआई सिस्टम में जब हम यूनिट लिख रहे हैं तो यहाँ केजी लिख रहे हैं, या मास मीटर लिख रहे हैं और सेकंड लिख रहे हैं, और जब स्पीड की लिख रहे हैं तो यहाँ पर मीटर और सेकंड लिख रहे हैं। लेकिन मान लो अगर हम सीजीएस सिस्टम में लिखें तो इसी मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे, इस मास को ग्राम में लिखेंगे। तो हमें एक बात पता है कि अलग अलग यूनिट ऑफ सिस्टम में इन ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट अलग अलग आ सकती है, अलग अलग तरीके से आ सकती है, लेकिन वो डिपेंड तो उन्हीं सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज को करेगी, उनके ऊपर करेगी। जैसे इस मास को चाहे तुम केजी में लिखो चाहे ग्राम में लिखो, है तो ये मास ही। तुम यहां पर लेंथ को चाहे मीटर में लिखो चाहे सेंटीमीटर में, है तो ये लेंथ ही। ऐसे ही तुम टाइम को चाहे सेकंड में लिखो चाहे किसी और यूनिट में लिखो, रहेगा तो वो टाइम ही।
तो दरअसल में किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, किसी ना किसी बेस क्वांटिटी के ऊपर। जैसे यहां पर फोर्स, मास, लेंथ, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पीड लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो बिना यूनिट को एक्सप्रेस करे अगर हम ये बता दें कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी, सॉरी, एक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और यहीं पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मेरे बच्चे, यही पूरी डेफिनेशन लिखी है कि अगर अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर लोगे। और अगर कभी आपसे डायमेंशन की डेफिनेशन पूछी गई तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर करने वाली डेफिनेशन लिख दोगे कि दरअसल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो हमें ये एक्सप्रेस करती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उनके ऊपर कैसे डिपेंड करती है। और ये चीज एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स में कई बार पावर्स भी आ सकते हैं, जैसे यहां पर या जब हमने यूनिट लिखी तो सेकंड के ऊपर पावर -2 आ रही थी, यहां पे सेकंड के ऊपर पावर -1 आ रही थी। ऐसे जब हम डायमेंशन बताएंगे तो भी पावर के टर्म्स आ सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशंस बताएंगे ये हमेशा बेस क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में बताएंगे। और अगर बेस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डायमेंशन बतानी है तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले ये सोचना होगा या ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जो बेस क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन क्या है। तो यहां पर मैं आपके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दे रहा हूं और उनकी डायमेंशंस आपको बता दे रहा हूं। चलो फटाफट अब ये काम कर लेते हैं। बीच में मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलते रहना पड़ेगा अगर मैं बोर्ड पे कुछ नोट कर रहा हूं, अदरवाइज एकदम साइलेंट सा हो जाएगा तो आपको मतलब देखने में मजा नहीं आएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग लेंथ के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आ जाएगा L। अच्छा, डायमेंशंस को मोस्टली हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखाएं, पर कई बार आलसी लोग इसे मिस कर देते हैं। तो आइडियल तो ये है कि भाई आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने चाहिए, ठीक है। तो आप उसकी हैबिट डाल के रखो, कोशिश करो कि आप बिना स्क्वायर ब्रैकेट के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट मत करो, ठीक है। फिर लेंथ के बाद अगर हम लोग बात करें तो अगली डायमेंशन, अगली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। तो मास की डायमेंशन हमने m ली है। और आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मोस्टली जो हम डायमेंशंस के सिंबल ले रहे हैं, जैसे हमने बोला था ना कि यहाँ पर हम सिंबल्स यूज करेंगे, तो मोस्टली हम जो डायमेंशन के सिंबल ले रहे हैं वो डायमेंशन, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम का पहला लेटर है। लेंथ की डायमेंशन आ गई कैपिटल L, मास की डायमेंशन आ गई कैपिटल M। ऐसे ही हमारे पास अब टाइम आएगा तो टाइम की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल T। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की डायमेंशन, अब यार यहाँ एक दिक्कत हो गई, टाइम की डायमेंशन भी T है और उसकी स्पेलिंग T से स्टार्ट हो रही है, टेम्परेचर की स्पेलिंग T से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों की डायमेंशन T नहीं दे सकते। T दे देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की डायमेंशन डिफरेंट देते हैं। कई बुक्स में थीटा दी गई है तो हम थीटा यूज कर लेते हैं। ऐसे ही अब हमारे पास एक और फंडामेंटल क्वांटिटी बची, करंट। करंट की डायमेंशन आप दो यूज कर सकते हो, या तो I, क्योंकि करंट को हम I से डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको लगेगा यार करंट की स्पेलिंग तो C से स्टार्ट हो रही है तो C लिखती नहीं चाहिए डायमेंशन। नहीं भाई, ये आप C लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो करंट की डायमेंशन लिखते हैं वो I या A के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में मोस्टली जो फॉलो कर रहे हैं हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, ये दरअसल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप डायमेंशन के जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो यही लोगे। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो मास को कुछ और डायमेंशन दे दी गई तो आप वो लोगे। हालांकि मास और लेंथ के साथ तो अक्सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई बार टेम्परेचर के साथ हो सकता है कि टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा की बजाय मान लो क्वेश्चन में T बोली गई है, तो आप वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे कि भाई T की डायमेंशन तो सर ने बताई थी, T तो डायमेंशन टाइम की होती है, सर ने हमारे बताई थी, तो हम तो थीटा ही लिखेंगे। नहीं, दरअसल में ये रिप्रेजेंटेशन है, आप इन रिप्रेजेंटेशन को किसी और नाम से बुला सकते हो, ठीक है। अगर आप विराट को चीकू बुलाओ या चीकू को विराट बुलाओ, दोनों का मतलब तो सेम ही, एक ही पर्सन है। ऐसे ही यहां पर भी है कि टेम्परेचर थीटा से हम कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्टिकुलर सिंबल क्वेश्चन के हिसाब से लेना है तो वही लेना है, वहां लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठना। ये होती है एडेप्टेबिलिटी, क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है, फंडामेंटल्स नहीं लेंगे। चलो अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं भाई। डायमेंशंस हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के आगे। अच्छा हाँ, अब एक चीज और, मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, यहाँ पे डायमेंशन तो हमने 5 की लिखी है, तो 2 बच गई, एक मोल और आपको पता है एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मोल की डायमेंशन MOL करके लिख सकते हो, इंटेंसिटी की डायमेंशन आप चाहो तो CD से करके लिख सकते हो, क्योंकि इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, CD, तो आप CD से भी लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों डायमेंशंस बहुत ही कम यूज होती है, फिजिक्स के अंदर बहुत कम यूज होती है। अगर आ गई तो आप ऐसे यूज कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि भाई ये डायमेंशन आप ले लो।
मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको ये 3 देखने को मिलेंगी, ये 2 उससे कम देखने को मिलेंगी, और मोल और कैंडला काफी कम देखने को मिलेगी। अब डायमेंशंस का फायदा क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आप किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट एक्सप्रेस करते हो, वैसे ही हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब ये डायमेंशन हम ड्राइव क्वांटिटी का एक्सप्रेस करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यही बात मैंने यहां पर लिख दी है पूरी की पूरी, कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हेल्प से हम लोग ये बताते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को एक्सप्रेस करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम। अब हमें यह पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो अगर मुझे वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी है तो मैं पहले ऐसा बता दूं यार, वॉल्यूम के डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर v से डिनोट करेंगे। अब ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उसकी डायमेंशन लिखोगे। तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो l होती है। ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है, उसे बुलाया ब्रेथ जाता है, लेकिन है तो वो एक टाइप की लेंथ, तो उसकी भी डायमेंशन l होगी। और ऐसे ही हाइट की डायमेंशन भी l होगी। इन तीनों l को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा l क्यूब। तो वॉल्यूम की डायमेंशन आ गई l क्यूब। लेकिन नोटिस करो, वॉल्यूम की डायमेंशन में ना तो मास का टर्म आ रहा है और ना ही टाइम का टर्म आ रहा है। तो हम चाहे तो मास और टाइम को भी यहां पे इंट्रोड्यूस अगर करें तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वो ऐसे लिख सकते हो, मास का टर्म नहीं आ रहा है तो मास के ऊपर पावर 0, लेंथ की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ 3 बार रिपीट हो रही है, या आप ये बोल सकते हो वॉल्यूम दरअसल में लेंथ पर 3 बार डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, या जो हमारा वॉल्यूम है वो जो बेस क्वांटिटी लेंथ है उसके क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। ऐसे यहां पर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो टाइम के ऊपर 0 लिख दिया। तो आप चाहो तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखो, सबसे सही तो ये माना जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक ऐसा लॉ है जो सारे लॉस को ट्रम्प करता है, वो है लॉ ऑफ लेजीनेस, LOL, लॉ ऑफ लेजीनेस। अब लॉ ऑफ लेजीनेस के तहत हम क्या करते हैं, कायदे से एक्सप्रेस तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम उसे एक्सप्रेस कैसे कर देते हैं, सिर्फ L क्यूब से, तो भी चलेगा। लेकिन दोनों हैबिट है, आप चाहे ऐसे एक्सप्रेस करो चाहे ऐसे एक्सप्रेस करो, काम दोनों से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे स्पीड या वेलोसिटी की अगर हमें डायमेंशन लिखनी है तो आप नोटिस करो, जैसे हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट उसके फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं, ऐसे उसकी डायमेंशन भी हम उसके फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन चाहिए जो कि यहां पे लिखी है, तो ये कैसे हम ड्राइव करेंगे फटाफट देखते हैं 2 मिनट के अंदर। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जिस तरह से हम यूनिट निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, ऐसी डायमेंशन भी निकलेगी फॉर्मूले से। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक बात समझनी है कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने को बोली गई तो आप हमेशा उसके फॉर्मूले की हेल्प से उसे निकालोगे, और फॉर्मूला भी ऐसा यूज करोगे जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म आ रहे हो। जैसे स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस लेंथ को मेजर करने वाली एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम तो ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मुझे स्पीड की अगर डायमेंशन चाहिए तो मैं डिस्टेंस की डायमेंशन रखूंगा। अब डिस्टेंस अपने आप में एक लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन L होती है, टाइम की डायमेंशन T होती है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा LT टू द पावर -1। तो स्पीड की डायमेंशन मेरे बच्चे ये बन गई, ये हमारा आंसर है LT टू द पावर -1। तो मुझे उम्मीद है स्पीड की डायमेंशन का आइडिया आपको पकड़ में आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरी जनता को। ठीक है, तो आपको एक बात पकड़ में आ गई कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो हमेशा उसके फॉर्मूले से निकालेंगे। और ये जो हम डायमेंशन लिखते हैं इसी को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। कि वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला है L क्यूब, या इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में डायमेंशन भी बोलते हैं। ऐसे स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT-1। हाँ, क्योंकि LT-1 बोल रहे हो तो आप इसका मतलब ये बता रहे हो मास पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। तो मास का एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो मास के ऊपर पावर आप लगा सकते हो 0, ये चलेगा, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग अलग अलग टाइप के डायमेंशन निकाल पाए। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, तो मैंने बताया कोई भी डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, तो हम लोग फोर्स के फॉर्मूले से डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। ये हम लोग शायद क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स की डायमेंशन मेरे को चाहिए तो मुझे मास की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, साथ ही साथ एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। अब मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है m,
लेकिन एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन हमें नहीं पता है। तो अगर मुझे फोर्स की डायमेंशन निकालनी है तो पहले मुझे एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। 2 मिनट के अंदर वो भी निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन दरअसल में अगर आपको निकालनी है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सुनना, एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, ये याद रखना, अगर ये याद रह गई तो आपका बहुत टाइम बचेगा कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और बात ये है मेरे बच्चे कि वेलोसिटी जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन हमने अभी निकाली, LT - 1 आती है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन अगर आपको पता है LT - 1 है, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन भी वही रहती है, क्योंकि बेसिकली में वेलोसिटी का ही तो चेंज आप निकाल रहे हो, यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आप वेलोसिटी के साथ ही तो डील कर रहे हो। तो अगर आप वेलोसिटी के साथ ही डील कर रहे हो तो चाहे उसका चेंज निकालो, जो डायमेंशन रहेगी वो सेम रहेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन LT - 1 आएगा। अच्छा, इसे वैसे तो कायदे से यह पढ़ना चाहिए LT टू दी पावर -1, लेकिन मैंने बताया ना लॉ ऑफ लेजीनेस। अब लोगों को पता है कि यहां पर जो भी पावर आए, मतलब यहां पे जो भी नंबर आएगा डायमेंशन फॉर्मूले में वो पावर में ही आता है, ये फैक्ट है। डायमेंशन फॉर्मूले में कभी भी कोई नंबर इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ये हमेशा पावर में आएगा। तो उस पावर को हमें पता है, पावर में वो नंबर पावर में आने वाला है, तो जो भी नंबर होते हैं बस उनको रिसाइट कर देते हैं ताकि हम ये बस हम समझ जाएं कि हाँ भाई ये नंबर आ रहा है, बाकी हमें ये पता है वो नंबर पावर में ही आएगा। तो इसलिए इसको LT - 1 बोलते हैं। तो LT - 1 का मतलब डायमेंशन में कभी ये मत सोचना कि L है T है, T में से -1 करना है ना। अगर डायमेंशन फॉर्मूले के साथ काम कर रहे हो तो जो भी नंबर आने वाला है वो पावर में ही आएगा। तो इसलिए आप इसे LT - 1 बोल सकते हो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी बोला है LT - 1, साथ में अब डिवाइड करना है मेरे बच्चे इसको टाइम से। अब टाइम यहां पर देखो, बेस सेम है, सेम बेस पर अगर नंबर डिवाइड होते तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो t की पावर -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा t की पावर -2। तो ये आ गया मेरे बच्चे एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब इस एक्सेलरेशन की डायमेंशन का हम यहां पे यूज कर सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो मास की डायमेंशन हो गई m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई LT - 2। तो फोर्स की डायमेंशन आ गई MLT - 2। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर तब निकला है मेरे बच्चे जब हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन मिल गई थी, ठीक है। तो ये बात हमने यहां पुट करी है। अच्छा, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं डायमेंशन के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने किसी एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल ली तो अब वो क्वांटिटी चाहे किसी भी फॉर्मूले में आए या किसी और डिफरेंट टाइप के नाम से बुलाई जाए, सब बार डायमेंशन उसकी वही रहेगी। जैसे यहां पर फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली MLT - 2। अब ये फोर्स चाहे किसी भी टाइप का हो, उसकी डायमेंशन हमेशा MLT - 2 ही आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने क्लास 9th में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन r²। अब ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल भी फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन से। भाई यहां पर भी फोर्स निकाल रहे हो, यहां पर भी फोर्स निकाल रहे हो, पर ये फॉर्मूला बिल्कुल भी m इंटू ए से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन डायमेंशन की सबसे खास बात ये है कि अगर यहां पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, भले चाहे किसी भी अजीबोगरीब फॉर्मूले से, इस फोर्स की डायमेंशन अगर आप निकालने बैठोगे तो ये वही आएगी जो अभी हमने निकाली थी MLT - 2। अभी हम इसे प्रूफ भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रूफ करेंगे, लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन समझ के रखनी है वो ये है कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालो वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो ये जैसे ग्रेविटेशन फोर्स आपने पढ़ा, ऐसे ही एक और फोर्स आप पढ़ोगे क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा। बस मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए हाँ ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बेसिकली। आपको पता है कि अगर दो चार्ज हैं तो वो दोनों या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन, सेम चार्ज है तो रिपल्शन। तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं और इसकी वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यस, इतना अजीबोगरीब फॉर्मूला, ट्रस्ट मी, ये पता नहीं क्या है 1/4πε0, कांस्टेंट नंबर होता है वैसे तो इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। घबराने की जरूरत नहीं, बस सुनना मेरी बात। मेरा मेन मुद्दा ये है
कि ये फॉर्मूला अजीबोगरीब आपको क्लास 12 में पढ़ना है, तब तक आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे, फॉर्मूला आपको बड़ा आसान लगेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझना ये है कि भले चाहिए अजीबोगरीब फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला फोर्स निकाल रहा है, तो अगर हम इस फोर्स की डायमेंशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो अपने आप ही mlt-2 ही आएगी। एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप निकालोगे तो उससे उसके डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब अगर मेरी बात क्लियर हो गई तो हम लोग फटाफट ये सेकंड क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं, विच इज वर्क। बहुत सिंपल है, वर्क की डायमेंशन निकालते हैं मेरे बच्चे। तो वर्क की डायमेंशन निकालने के लिए हमें वर्क का कोई फॉर्मूला चाहिए। अब ऐसा फॉर्मूला जो सबसे सिंपल हो और उसमें आने वाले टर्म्स की डायमेंशन हमें पहले से पता हो। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि साथ में कॉस थीटा भी आता है, लेकिन आप आगे अभी पढ़ोगे, मैं अभी बता देता हूं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो कॉस थीटा अगर आएगा भी तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हमें बस इन चीजों की जरूरत पड़ जाएगी। तो अब अगर मैं यहां पर डायमेंशन निकालूं, वर्क की डायमेंशन को अगर मैं W से डिनोट करूं तो ये होगा फोर्स की डायमेंशन, साथ में मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो एक टाइप की लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन हम लोगों ने कितनी निकाली, mlt-2, तो यहां पर आप रख दो mlt-2 मल्टीप्लाई आप कर दो L से। अब यहां पर L और यहां पर L दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम बेस पर अगर नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखी है तो 1 मानेंगे, तो इसका मतलब आंसर आएगा ml2t-2। ये आ गई हमारे वर्क की डायमेंशन। सिंपल सा आइडिया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो आप उसका एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसके फॉर्मूले में आने वाले टर्म्स की सारी डायमेंशन आपको पता है। वर्क के वैसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के फॉर्मूला यूज करा क्योंकि मुझे इन टर्म्स की डायमेंशन पता है। आपको पता है तो आप सीधे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला हमें एक क्वांटिटी का निकालना है, इसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। तो प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं कि क्या आने वाला है। बहुत ही सिंपल सा दरअसल में ये फॉर्मूला होता है। अगर प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आप निकालना चाहते हो तो पहले हमें सोचना पड़ेगा प्लांक कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है। तो प्लांक कांस्टेंट दरअसल में आता है इस फॉर्मूले में, E इज इक्वल टू hc/λ। हाँ, इतना अजीबोगरीब टर्म है। यहां पर जो E है ये मेरे बच्चे एनर्जी होती है, ये जो H है इसी को मेरे बच्चे बोलते हैं हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट। थोड़ा सा इधर हो जाता ताकि आपको सारे टर्म दिखाई दें। यहां पर जो C होता है, ये C होता है स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली में स्पीड है, एंड टू बी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेना होता है ये हमें। और जो लैम्डा होता है ये होता है वेवलेंथ। तो हमें इन सब चीजों के बारे में अगर पता चल गया तो हमें H की डायमेंशन निकालनी है। तो H का फॉर्मूला हमें पता है, डायमेंशन निकालते हैं। चलो, तो उसके लिए हमें किसकी डायमेंशन चाहिए होगी, H की डायमेंशन अगर निकालनी है तो हमें एनर्जी की डायमेंशन चाहिए होगी। अब एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकालें, तो थोड़ा सा याद करते हैं। हम सबको पता है ना, वर्क दरअसल में किसी भी मतलब वर्क को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल वर्क है, आपको पता है ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं अपने हाथों को रफ करूं तो मेरे हाथ वर्क कर रहे हैं और इस वर्क की वजह से हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो हम वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में। ऐसे ही वर्क को अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी में करा जा सकता है, कभी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो वर्क अलग अलग टाइप की एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो उसका डायमेंशन से क्या लेना देना, बहुत ही सिंपल। अगर वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो जो डायमेंशन वर्क की होगी वही डायमेंशन एनर्जी की होगी, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी सीधे दूसरी क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है तो दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ये डायमेंशन का सिंपल सा रूल है। तो अब अगर वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन सेम है, और लेट मी टेल यू, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन वर्क की डायमेंशन जैसी आएगी, ml2t-2। तो मेरे बच्चे यहां से अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो यहां पर हमें एनर्जी की डायमेंशन क्या मिल जाएगा, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ पर फॉर्मूला अगर चाहिए तो एनर्जी की डायमेंशन चाहिए, साथ में प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, सी की डायमेंशन चाहिए, अपॉन लैम्डा की डायमेंशन चाहिए। अब एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, H की डायमेंशन मेरे बच्चे हमें निकालनी है, C स्पीड ऑफ लाइट है, बेसिकली में स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन अभी हमने रटी थी Lt⁻⁻1। लैम्डा, लैम्डा वेव लेंथ है, बेसिकली में एक टाइप की लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या आने वाली है L।
अब L से L कैंसिल, टी की पावर -1 इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यार जगह कम बची है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ इसको। तो h की डायमेंशन अगर मैं निकालूंगा तो मैं टी की पावर -1 इधर डिवाइड में भेजेंगे। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, एक बात बताऊं, सिली मिस्टेक करते हैं, ये टी की पावर -1 को डिवाइड में भेज रहे होते हैं, उन्हें ये याद आता है कि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं, तो उनका दिमाग बिना लॉजिक लगाए कई बार क्या करता है, इसको टी की पावर -1 से +1 कर देता है। मेरे बच्चे नहीं ऐसा करना है, अगर आप भी ऐसा सोच रहे थे तो इसका मतलब आप सिली मिस्टेक करने जा रहे थे। दरअसल में यहां पर टी की पावर -1 का जो ऑपरेशन आप कर रहे हो उसे आप इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज रहे हो, और वो इसकी वजह से नीचे जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है। और अगर इसकी वजह से डिवाइड में जा रहा है तो उसकी पावर चेंज नहीं होगी। पावर तब चेंज होती है, पावर यहां पर मेरे बच्चे आपको तब चेंज करनी होती है अगर टी की पावर -1 इसी जगह पर आप रेसिप्रोकल में लिख दो, इसी जगह पर, मैंने इसको भेजा नहीं है। ठीक है, टी की पावर -1, जैसे मानो यहां पे लिखा है के टी की पावर -1, तो इसे आप लिख सकते हो के अपॉन टी, यानी उसी जगह पर अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो पावर पॉजिटिव होगी। पर यहां तो आप ऐसे डिवाइड में भेज रहे हो तो सेम टर्म डिवाइड में जाएगा, तो टी की पावर -1 जाएगा। अब टी की पावर -1 अगर डिवाइड में गया तो टी की पावर -1 और टी की पावर -2 दोनों डिवाइड में, तो -1 और -2 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -2 में -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, +1 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ML2। टी की पावर 2 में माइनस करेंगे -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो -2 में +1 आप कर दो। अब -2 में अगर आप +1 करोगे तो रिजल्ट मिलेगा मेरे बच्चे -1। तो ये हमारा प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा, सिंपल, ये हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है डायमेंशन निकालने का आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक और डायमेंशन निकालते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है भाई, फिर से वही बात, हमें इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तब जाकर स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन निकलेगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूले मेरे बच्चे आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी रेफरेंस बुक है, जैसे एसएल हो गई, या फिर आपने अगर एसएल के अलावा अगर आप न्यूटन फॉलो कर रहे हो या कोई भी फिजिक्स की बुक फॉलो कर रहे हो, तो इस चैप्टर में डायमेंशन टॉपिक के आगे बहुत सारे फॉर्मूला की शीट्स दी होंगी, और आपको लेट मी टेल यू वो फॉर्मूले याद करने होंगे सिंपल सिंपल से। हालांकि कई बार आपको ऐसा लगता है यार इतने सारे फॉर्मूले याद करने होंगे क्या, तो पहली बात तो ये कि आपको सारे फॉर्मूले एक गो में अगर याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होंगे, थोड़े थोड़े याद करो, 5 5 10 10 10 10 5 5 10 10 ऐसे फॉर्मूले याद करते हो चलो, पूरी की पूरी शीट याद हो जाएगी आपको। एंड लेट मी टेल यू एग्जाम के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करते हुए भी आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालना है, अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट जिस फॉर्मूले में आता है वो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू -k इंटू एक्स। यहाँ पर जो F है इसका नाम होता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो। के यहां पर है मेरे बच्चे स्प्रिंग कांस्टेंट, हमें इसी की डायमेंशन निकालनी है, और x होता है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी बेसिकली में ये लेंथ है। तो मुझे उम्मीद है अब ये चीज तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से ये डायमेंशन निकल आएगी। तो अगर मैं डायमेंशन निकालूं, के की डायमेंशन अगर निकालनी है तो इस माइनस का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता है, ये माइनस तो फॉर्मूले में आता है, डायमेंशन में माइनस प्लस अगर फॉर्मूले में आ रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के की डायमेंशन इंटू एक्स की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली MLT-2, ये हमने लिख दिया। के की डायमेंशन हम सबको निकालनी है, एक्स की डायमेंशन हो गई L। अब L यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो L से L कैंसल, तो मेरे बच्चे जो के की डायमेंशन बची वो बची MT-2। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि के की डायमेंशन ये आ रही है MT-2। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन अगर निकालनी है तो फॉर्मूला हमें काइनेटिक एनर्जी का पता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। हालांकि मुझे उम्मीद है आप समझदार हो, आपको याद आ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी की वही डायमेंशन आती है जो वर्क की आती है, ML2T-2। बस आपकी संतुष्टि के लिए मैं यहां पर जानबूझ के ड्राइव कर रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ऐसा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन अगर अपने को निकालनी है तो हमें 1/2 की डायमेंशन चाहिए। अब 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज की होगी, वो भी जिनकी डायमेंशन होती है। 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें बस m की डायमेंशन चाहिए, m हो गया मास, तो हमें मास की डायमेंशन चाहिए,
v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt की पावर -1, लेकिन v का स्क्वायर करना है तो हमें इस डायमेंशन का भी स्क्वायर करना होगा। अब यहां पर रिजल्ट हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -2 ml2 t -2। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई ml2 t -2, और यही डायमेंशन मेरे बच्चे वर्क की भी डायमेंशन है। ठीक है, और किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक, अब आपने एनर्जी की डायमेंशन निकाली ना, तो चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी की डायमेंशन हमेशा यही आएगी ml2 t -2। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में रिटेन करके रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अब डायमेंशन एनालिसिस क्या चीज होती है, डायमेंशन फॉर्मूला तुमने देखना सीख लिया। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस पता है तो उससे हम और क्या क्या काम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इससे बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। और यही वो चीज है जो मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसी चीज ने मुझे वो फॉर्मूला याद कराने में हेल्प करी थी। तो डायमेंशन एनालिसिस में बेसिकली में हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को उसके जो उसके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं उनकी हेल्प से एनालाइज करते हैं। और जब आप डायमेंशन एनालिसिस करते हो तो इसके कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, और इन्हीं एप्लीकेशंस की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या एप्लीकेशन आते हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहला डायमेंशन एनालिसिस का सबसे प्राइमरी एप्लीकेशन है कि जो मैंने आपको बताया था, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक फॉर्मूला या इक्वेशन डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। बस आपको ये पता चल जाए वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था उसमें उन्होंने बताया था कि मुझे फिजिकल क्वांटिटी जो कैलकुलेट करनी है वो मेरे को बताई थी, और उसकी बाकी चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी बताई हुई थी कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है या इसकी हेल्प से निकलेगा। तो मुझे तुरंत वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, मैंने फटाफट डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई करा और फॉर्मूला ड्राइव हो गया, मेरा काम चल गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर दूसरा आ जाएगा डायमेंशन एनालिसिस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन करने में एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो भी सिस्टमैटिकली डायमेंशन एनालिसिस हमें करने में हेल्प करता है। और तीसरा है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड इन एन एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम। अगर किसी भी तुम एक्सपेरिमेंट के साथ काम कर रहे हो और किसी एक्सपेरिमेंट में तुम कोई वैल्यू निकालना चाहते हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो तुम ये पता कर सकते हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन की हेल्प से कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो तुम उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी पे फोकस रख करके अपने वेरिएबल्स को कम कर सकते हो और वो एक्सपेरिमेंट आसानी से कंडक्ट कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा हाईफाई टर्म है, ये आपको अभी कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप फिजिक्स में और आगे अपना करियर परस्यू करते हो तो आपको इसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। तो ये आपके कम काम का है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा काम के। ठीक है, चलो अब डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई करने से पहले हम डायमेंशन के कुछ रूल समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस बेसिकली में कुछ रूल्स के साथ आता है, तो पहले उन रूल्स को समझ लेते हैं। और रूल्स में सबसे पहला रूल है कि हम उन ही फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन अलग अलग है, उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता। अब इस बात का फायदा हम कैसे उठाएंगे, इस बात का फायदा हम ऐसे उठाएंगे, जैसे मान लो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास में पढ़ा था, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो जरा नोटिस करो, यहां पर एक टर्म आपको दिया हुआ है यूटी और एक टर्म दिया हुआ है हाफ जीटी स्क्वायर, और इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो डायमेंशन का रूल ये बोलता है कि किसी भी फॉर्मूले में अगर आप दो टर्म्स ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। पर नोटिस करना, यहां पे मल्टीप्लाई डिवीजन के ऊपर कोई रूल नहीं है। आप अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर बाउंडेशन है कि आप सिर्फ सेम टाइप के डायमेंशंस वाले क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा है तो कायदे से यूटी की डायमेंशन और हाफ जीटी स्क्वायर की डायमेंशन सेम आनी चाहिए। चेक करके हम देखते हैं, यूटी की डायमेंशन निकालते हैं। अब यू मेरे बच्चे है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होता है lt माइनस 1, टी है टाइम, टाइम की डायमेंशन t, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आएगा सिर्फ l, t की पावर -1 t की पावर +1। सेम बेस पर नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होंगी, -1 + 1 ऐड होकर 0 बनेगा। अब t के ऊपर पावर अगर 0 आया तो किसी भी फिजिकल टर्म के ऊपर पावर अगर 0 है तो रिजल्ट बनेगा 1, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ut की डायमेंशन आ गई lt। सिमिलरली एक काम करते हैं, हाफ जीटी स्क्वायर की डायमेंशन निकालते हैं। और आप सबको पता है हाफ जीटी स्क्वायर में हाफ जो नंबर है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हमें जी की डायमेंशन लिखनी है। अब जी क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये बेसिकली में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी lt -2।
दिखा देता हूं मैं, ये यहां पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली थी LT-2, यही चीज यहां पर पुट कर दो आप। कहां गया ये LT-2, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है टी स्क्वायर की डायमेंशन t की पावर 2, t की पावर -2, t की पावर +2 मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा l। तो देखो ut की डायमेंशन भी l आ रहा है, हाफ gt स्क्वायर की डायमेंशन भी l आ रहा है, दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है, तभी आप इन्हें ऐड कर पा रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक और रूल अभी बता देता हूं, किसी भी फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म लिखा है उसकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे जो टर्म लिखा है उसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। जैसे यहां पर राइट हैंड साइड पे जो दोनों टर्म लिखे हैं इनकी डायमेंशन है l, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो टर्म लिखा है इसकी डायमेंशन भी l ही आनी चाहिए। और s क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगा l। तो आप पहली बात तो सिर्फ सेम डायमेंशन के टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और कई सारे टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट अगर हो रहे हैं तो उन सबकी डायमेंशन लेफ्ट वाले टर्म की डायमेंशन के बराबर ही आनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला फिजिक्स में सही माना जाएगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला गलत माना जाएगा। और जब वो फॉर्मूला सही माना जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, या फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होमोजीनियस है। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि अगर किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले में, अच्छा ये फॉर्मूला फिजिक्स में नहीं साइंस में सब जगह अप्लाई होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे कुछ भी हो। अब हाँ बायो में भी कभी कभी इधर उधर फॉर्मूले देखने को मिलेंगे आपको प्लस में। अब S = ut + हाफ gt स्क्वायर अगर है तो रूल के अकॉर्डिंग, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, दो टर्म अगर ऐड कर रहे हो तो इनकी डायमेंशन सेम होगी। और अगर इन दोनों को सम करके अगर S आ रहा है तो इन दोनों की डायमेंशन और S की डायमेंशन सेम होगी। अब यहां पर बच्चे एक गलती करते हैं, जैसे आपने निकाला ut की डायमेंशन l, हाफ gt स्क्वायर की डायमेंशन l है, तो मान लो क्वेश्चन में मैंने आपसे S की डायमेंशन पूछी थी, तो कई बच्चे क्या करेंगे ऐसा लिखते हैं, ut की डायमेंशन निकाली l प्लस हाफ gt की स्क्वायर डायमेंशन निकाली l, और ऐसे बोल देंगे 2 × l। गलत है मेरे भाई, गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है, अभी अभी मैंने बताया, डायमेंशन में कोई भी नंबर आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना होता है। बेसिकली में जब आप ये बोल रहे हो कि आप l डायमेंशन और l डायमेंशन को ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो दो सेम डायमेंशंस हैं आपके पास, और इन दो सेम डायमेंशंस को ऐड करोगे तो वही डायमेंशन बनेगी। ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है कि आप इसको ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये डायमेंशन है, बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस चीज के साथ डील कर रहे हो, आप लेंथ के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, तो लेंथ और लेंथ को ऐड करोगे तो डायमेंशन किसकी बनेगी, लेंथ की ही बनेगी। ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि आपने 2 रुपए जोड़े 4 रुपए बन गए। ठीक है, 10 रुपए जोड़े 20 रुपए बन गए, नहीं। आपको यहां पर कोई चीज नहीं दी है जिसको जोड़ना है, यहां पर बस आपको क्या बताना है, लेंथ और लेंथ ही ऐड हो सकता है, और उससे डायमेंशन भी क्या बनेगी l। तो आपको आंसर सिर्फ l देना है मेरे बच्चे। लेकिन ये रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे नहीं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो भाई आपको पावर्स जो लानी है वो लानी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, डायमेंशंस कभी इस तरह से ऐड मत कर देना फालतू में। ठीक है, अपनी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे इस डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का एक फायदा उठाते हैं। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का फायदा कैसे उठाएंगे कि अगर हमें मान लो कोई फॉर्मुला दिया हुआ है तो उसमें किसी अजीबोगरीब क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन है, बड़ी अजीब सी क्वेश्चन आपको देखने को लग रही है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको दी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ताकि पता चले पहली बात आपको कि आप क्लास 11 में आ गए मेरे भाई, वरना पता कैसे चलेगा, फील कैसे आएगी कि क्लास 11 में आ गए। और दूसरी बात ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करा जा सके कि अब ऐसी अजीबोगरीब इक्वेशन आपके फिजिक्स के टेस्ट में, फिजिक्स के चैप्टर्स में आगे आने वाली है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, घबराओ ना। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अभी अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व करोगे आप। तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है F = ये सिंबल n की तरह लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रीक सिंबल ऐसे पढ़ते हैं नीटा। ठीक है, नीटा ऐसे, ये पढ़ने वाला प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया F = नीटा A × V/L। अब इस फॉर्मूले में हमें बताया है कि जो F है वो फोर्स है, A एरिया है, V वेलोसिटी है, L लेंथ है, नीटा स्टार ऑफ द फॉर्मूला है, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो तो इसलिए सबसे लास्ट में लिखा है कि नीटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज होती है? जैसे सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, ऐसे ही लिक्विड के बीच में भी फ्रिक्शन काम करता है। जैसे मान लो बहुत सारा लिक्विड आपके पास भरा हुआ है, तो लिक्विड्स की लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, तो लिक्विड की लेयर के बीच के फ्रिक्शन को निकाला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हेल्प से। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन तो नहीं लिखा यहाँ पर, तो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। क्वेश्चन दरअसल में ये है कि आपको नीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है।
अब नीटा की डायमेंशन कैसे फाइंड करें? तो अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन अगर दी जाएगी तो वो तभी ट्रू है जब वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। और डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डायमेंशन है और राइट हैंड साइड पे जो भी डायमेंशन है बराबर होनी चाहिए। बस हम इसी बात का फायदा उठाकर ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं मेरे बच्चे इसका, और सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको फोर्स का डायमेंशन अगर प्रूफ करना है, मतलब अगर ये फॉर्मूला सही है तो फोर्स का डायमेंशन बराबर आएगा नीटा की डायमेंशन इंटू एरिया की डायमेंशन इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ की डायमेंशन। अब बस ये सारी डायमेंशन हम लोग रख देते हैं, और नीटा की निकालना है तो नीटा की डायमेंशन हमें पता नहीं है तो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को याद है। फोर्स की डायमेंशन अब तक याद हो गई होगी, एम एल टी माइनस टू। ये थोड़ी थोड़ी डायमेंशन आपको रटनी पड़ेगी। तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू। ए की डायमेंशन एरिया, अब एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है ना, तो इसकी डायमेंशन आएगी एल स्क्वायर। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन अब तक तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो गई होगी, ये आएगी एल टी माइनस वन। बाकी लेंथ की डायमेंशन तो एल ही बनेगी। तो ये सारे फॉर्मूले मैं इस इक्वेशन में प्लग कर देता हूं। तो अगर मैं प्लग करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू नीटा की डायमेंशन मेरे को निकालनी है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एरिया, एरिया की डायमेंशन, एरिया क्या दे रखा है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की डायमेंशन, साथ में मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, डिवाइड में अपने पास लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन, लेंथ से ये लेंथ कैंसिल, एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा। फटाफट उसको डिवाइड में ले आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइड में आ जाएगा मेरे बच्चे एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ये आएगा नीटा की डायमेंशन के बराबर। अब देखो जो जो चीजें सॉल्व हो रही हैं, टी की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एल की पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो रिजल्ट आएगा एम, एल के ऊपर पावर न्यूमरेटर में वन है डिनोमिनेटर में टू, तो वन माइनस टू, टी की पावर न्यूमरेटर में माइनस टू है डिनोमिनेटर में माइनस वन, तो माइनस टू में माइनस वन को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे माइनस वन को, तो ये आएगी नीटा की डायमेंशन। पेन का कलर चेंज करके इस आंसर को लिख लेते हैं, और मुझे उम्मीद है मेरी जनता ये अब आंसर तो बड़े आराम से निकाल लेगी। नीटा की डायमेंशन अगर निकालना है तो रिजल्ट आएगा एम एल की डायमेंशन मतलब एल टू दी पावर माइनस वन, माइनस टू में से माइनस वन माइनस करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा टी की पावर माइनस वन। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं ताकि आप आराम से देख पाओ। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन आया है, वन माइनस टू ये बन गया पावर माइनस वन, माइनस टू में से माइनस वन माइनस करेंगे तो माइनस टू में से माइनस ऑफ माइनस वन करोगे तो ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस आ गया, तो माइनस टू में प्लस वन करा तो माइनस वन आ गया। मैंने देखा अक्सर बच्चे यहीं पर सिली मिस्टेक्स काफी कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंट रख के अगर काम करोगे, पेशेंस रख के काम करोगे, मतलब पेशेंट पता नहीं आप मरीज को ले आओ किसी को, पेशेंस रख के काम करोगे तो आपको बड़े आराम से रिजल्ट मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर ऐसे ही डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का एक और फायदा उठाते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन निपटाते हैं। क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी if they are related to the equation p plus a upon v square, p minus b is equal to RT। p यहां पर प्रेशर है, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, आपको a और b की डायमेंशन निकालनी है। अब इसे किस आइडिया से निकालें? तो कहानी बड़ी सिंपल है मेरे बच्चे। अगर यहां पर आपको a और b की डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का हेल्प लेते हैं। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ये बोलती थी आप सिर्फ उन्हीं दो नंबर्स को या उन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है। यानी अगर आपने p के साथ ऐड करा है a अपॉन वी स्क्वायर तो इसका मतलब है p और a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो मैं ये बोल सकता हूं बाय डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम पक्का ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों टर्म को ऐड कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उन्हीं दोनों टर्म को ऐड कर सकता हूं जिनकी डायमेंशन सेम है। तो कायदे से प्रेशर की डायमेंशन बराबर आनी चाहिए a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन की। अब a की डायमेंशन अगर निकालने तो पहले p की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। अब p की डायमेंशन कैसे निकालें? तो भाई मेरे p होता है प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन ऐसे रफ में निकाल लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेसिकली में एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ की डायमेंशन L, ब्रेथ की डायमेंशन L, तो फॉर्मूला आ गया L स्क्वायर। तो मेरे बच्चे प्रेशर की डायमेंशन अपने पास तैयार होकर आ गई M। L में L की पावर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो L की पावर -1 बचेगा और साथ में बचेगा T की पावर -2। तो प्रेशर की डायमेंशन यहां पे आप रख दो जो आपने निकाली है। प्रेशर की डायमेंशन आ गई M, L की पावर -1, T की पावर -2। A की डायमेंशन हम सबको निकालनी है। V वॉल्यूम है, यहां पर V वेलोसिटी नहीं है, पता लगे आप जल्दबाजी में वेलोसिटी रख दो। देखो यार, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं लेकिन फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत सारे हैं मेरे बच्चे, तो इसीलिए एक सेम अल्फाबेट कई बार अलग अलग जगह पर यूज होगा। आपको उसके दरअसल में उस टाइम पर सिंबल के आइडिया को समझना है। यहां पर V वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं, तो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L क्यूब, लेकिन ये वॉल्यूम की डायमेंशन है, आपको तो V का स्क्वायर करना है तो L क्यूब का भी स्क्वायर करना होगा। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में वॉल्यूम की डायमेंशन तो रख देते हैं लेकिन उसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो L की पावर यहां 6 बनेगा, L की पावर 6 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया ML -1 T की पावर -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा L की पावर 6। ये आया A की डायमेंशन। अब A की डायमेंशन को अगर मैं यहाँ पे निकाल लूं आंसर के तौर पे तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा। A की डायमेंशन आ जाएगी L की पावर -1 में L की पावर 6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L की पावर 5 बनेगा, ये तो पता है ना। L की पावर -1 में पावर 6 ऐड करोगे तो L की पावर 5 आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा M L की पावर 5 T की पावर -2। ये मेरे बच्चे हमारा आंसर, ये रिजल्ट हो गया अपना, सिंपल सा। तो मुझे उम्मीद है ये बात किसी को किसी समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो ये मेरे बच्चे A की डायमेंशन आई, अब B की निकालते। अब B को कैसे निकालें? अरे यार देखो, इस फॉर्मूले में इस टर्म में V और B माइनस हो रहे हैं, तो अगर V और B माइनस हो रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की हेल्प से कि जो वॉल्यूम की डायमेंशन है और जो B की डायमेंशन है ये मैच कर जाएगी। और वॉल्यूम और B की डायमेंशन अगर मैच कर गई तो मेरे बच्चे यहां पर वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L क्यूब और B की डायमेंशन रहेगी B, ठीक है। तो B की डायमेंशन क्या आ गई? L क्यूब आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो बस आपको ना अपनी नजर दौड़ा के रखनी है कि क्वेश्चन में किस तरह से हमसे सवाल में कहां पर किस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी गई और उसे कैसे निकालेंगे। और कई सारे क्वेश्चन तो यहां पर आपके डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से ही होंगे, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का आइडिया लगाना आपको बड़े अच्छे से आ रहा होगा। इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। बाकी स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस की डायमेंशन दरअसल में प्रेशर की डायमेंशन जैसी ही आती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन होती है। स्ट्रेस अगर आप निकालते हो तो वो भी वही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही रहता है, ठीक है। तो डायमेंशन भी प्रेशर के टाइप की डायमेंशन की तरह ही आएगा। स्ट्रेन दरअसल में डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। अब दो सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करोगे तो वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस बन जाएगी। अच्छा, अब डायमेंशन कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ और भी बातें हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने ये बात समझी, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के अंदर हम सिर्फ दो ऐसी ही क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन बिल्कुल सेम हो, और किसी भी फॉर्मूले में राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमेशा सेम आती है। ऐसे ही डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के कुछ और भी रूल होते हैं, जिनमें सबसे पहला रूल है कि अगर आपके पास फिजिक्स में कोई फॉर्मूला आया है और उस फॉर्मूले में किसी नंबर के ऊपर कोई पावर आ रही है तो ये पावर हमेशा डायमेंशन लेस होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताने के लिए मुझे आपको एक डरावना फॉर्मूला बताना पड़ेगा। हालांकि ये फॉर्मूला आप क्लास 12 में पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप आर्नियस इक्वेशन में, K इज इक्वल टू आएगा A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। ये बड़ा डरावना सा फॉर्मूला आप क्लास 12 में पढ़ोगे। क्या ये फॉर्मूला आपको अभी रटना है? बिल्कुल नहीं। क्लास 12 में रखना है, हाँ भाई, लेकिन क्लास 12 तक आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, बड़े आराम से समझ लोगे। अभी तो आप पहले नए नए आए हो भाई, अभी तो आपने स्वाद लेने शुरू करे हैं 11th के, ठीक है। तो K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर, ये E क्या होता है? इस E को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं यूलर नंबर। यूलर एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब जैसे आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, राउंड ऑफ वैल्यू होती है, लेकिन पाई एक इर्रेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू आना खत्म नहीं होती। ऐसे यूलर नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी राउंड ऑफ वैल्यू होती है 2.7, लेकिन ये इर्रेशनल है, ये खत्म नहीं होगा, हमने राउंड ऑफ करके 2.7 ले रखी है। अब रूल क्या है, पहले रूल पे बात करते हैं। जो काम की बातें थी वो तो मैंने आपको बता दी, इससे ज्यादा आपको और डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। इस फॉर्मूले के बारे में और बात नहीं करेंगे कि K क्या है, A क्या है, मेन मुद्दे की बात बतानी है। इस फॉर्मूले में आपको पता ना, ये भले चाहे लिखा E है लेकिन बेसिकली में एक नंबर होता है, और इस नंबर के ऊपर एक पावर लिखी है। तो रूल कह रहा है कि नंबर के ऊपर अगर कोई भी पावर आएगी तो वो डायमेंशन लेस होगी, यानी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी।
तो कायदे से ई के ऊपर ये जो पावर आ रही है इसकी कोई डायमेंशन नहीं आनी चाहिए, यानी ए अपॉन आर टी जो है वो अपने आप ही डायमेंशन लेस बनेगा। अच्छा, बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि अगर इस नंबर के ऊपर जो पावर आ रही है इसे डायमेंशन लेस होना है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ई भी डायमेंशन, ई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, आर की कोई डायमेंशन नहीं होगी, टी की कोई डायमेंशन नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, इन सबकी हो सकती है, लेकिन जब इन सबको सॉल्व करोगे तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ई एनर्जी होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, तो इन सबकी जब डायमेंशन सॉल्व करोगे तो डायमेंशन लेस आएगा, लेकिन इन सबकी खुद की अपनी अपनी डायमेंशन हो सकती है, इस पूरे कंबाइंड पावर की डायमेंशन नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा, अगर मान लो फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई टर्म आ रहा है, तो उस ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में एंगल दिया होगा, उस एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये अब मैं फिजिक्स में आपको बता रहा हूं और ये मेरे भाई क्लास 11th में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। वेव चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब आएगा, या वेव के इक्वेशन पढ़ोगे y इज इक्वल टू ए, साथ में आएगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहां पर ये जो टर्म आ रहा है ये बिल्कुल साइन थीटा में थीटा की तरह लिखा हुआ है, थीटा की जगह पे लिखा है ओमेगा टी प्लस के एक्स। बेसिकली में आप इसे मान सकते हो साइन का लिखा हुआ एंगल। और रूल ये बोल रहा है कि अगर कोई भी फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म का जो भी एंगल आएगा वो डायमेंशन लेस होगा। यानी इसका मतलब है ये ओमेगा टी प्लस के एक्स जो आएगा, साइन तो अपने आप एक ऑपरेटर, उसको नहीं लेना, हमें इस एंगल को लेना है। इस एंगल का जो डायमेंशन आएगा वो बेसिकली में डायमेंशन लेस आएगा। अब इस एंगल में क्या क्या टर्म लिखे हुए हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स बेसिकली में डायमेंशन लेस होने वाला है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि ओमेगा की कोई डायमेंशन नहीं है, टी की कोई डायमेंशन नहीं है, नहीं, ओमेगा की डायमेंशन होगी, टी टाइम है इसकी डायमेंशन होती है, के एक कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन होती है, के इसकी डायमेंशन होगी, इन सबकी होगी। लेकिन जब इन सबको सॉल्व करोगे, यानी ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करोगे इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, के एक्स को मल्टीप्लाई करोगे इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। और दो टर्म आप अगर ऐड कर रहे हो तो तभी ऐड हो सकते हैं जब इनकी डायमेंशन सेम हो, यानी ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा और के एक्स भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो ये वाला आइडिया याद रखना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में एंगल की मतलब एंगल के टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती। तीसरा, अगर मान लो फिजिक्स के किसी फॉर्मूले में लॉग का कोई टर्म आया है, तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब लॉग के अंदर जो टर्म लिखा है वो भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, जैसे आप जब फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ोगे, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं कि T2 पहले आता है या T1। ठीक है, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला सा आएगा। अब अगर ऐसा सा फॉर्मूला सा आया तो लॉग के अंदर ये टर्म आ रहा है। अब लॉग के अंदर अगर ये टर्म आ रहा है मेरे बच्चे, तो आइडिया बड़ा सिंपल सा है, इस टर्म का कोई डायमेंशन नहीं आएगा, लॉग के किसी भी आर्ग्यूमेंट की कोई डायमेंशन नहीं आती। इसका मतलब है K2 अपॉन K1 बेसिकली में डायमेंशन लेस आएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि K2 की डायमेंशन नहीं आ सकती, आ सकती है, K1 की डायमेंशन भी आ सकती है, लेकिन इनका रेशियो क्या आने वाला है, डायमेंशन लेस आने वाला है। और ये तो बहुत छोटा सा टर्म लिखा है, अंदर कुछ भी मैं अनाप शनाप चीज लिख सकता हूं तो वो भी डायमेंशन लेस ही रहेगा पूरा, लेकिन उसके अंदर आने वाले टर्म्स की कोई ना कोई डायमेंशन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने ऐसे ही कोई फॉर्मूला लिख दिया रैंडमली कि एक डिस्प्लेसमेंट एस है, वो इसके बराबर आ रहा है लॉग ए इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। अब आपको बताना है यहां पे टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, ए कोई कांस्टेंट है। आपको बताना है ये कांस्टेंट नंबर है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ यूनिट जरूर है, कुछ ना कुछ इसकी डायमेंशन है। तो आपको बताना है मेरे बच्चे, अच्छा साथ में एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बाहर, लेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इस पूरे टर्म को एल से, लेंथ। ठीक है, लेंथ से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि अगर एस डिस्प्लेसमेंट है तो राइट हैंड साइड पे भी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आनी चाहिए। लॉग की कोई डायमेंशन नहीं होती तो इस एल को डिस्प्लेसमेंट के बराबर डायमेंशन देना चाहिए, तो इसलिए हमने एल को यहाँ पे लिया। अब मान लो मैंने कहा ए की डायमेंशन निकालनी है, तो ए की डायमेंशन अगर निकालनी तो रूल के अकॉर्डिंग ए अपॉन टी अपॉन वी को क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। और अगर इसे डायमेंशन लेस होना चाहिए इसका मतलब है इस पूरी डायमेंशन को इस पूरी डायमेंशन को डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ए की डायमेंशन
और टी स्क्वायर की डायमेंशन को बराबर होना चाहिए वी की डायमेंशन के, तभी ये दोनों डायमेंशन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब इससे आप ए की डायमेंशन निकाल लो। ए की डायमेंशन आ जाएगा वी की डायमेंशन, वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, टी टाइम है, टाइम की डायमेंशन टी की पावर टू। अब यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए की डायमेंशन आ जाएगा एल टी की पावर माइनस थ्री। याद रखना दो नंबर्स का रेशियो का डायमेंशन लेस है तो ये तभी पॉसिबल है जब उन दोनों नंबर की डायमेंशन बराबर हो। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो दो नंबर मल्टीप्लाई में, सुनना, जैसे मान लो एक नंबर ए है एक नंबर एस है, इन दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस आ रहा है, सुनते जाना। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस है तो इन दोनों नंबर की डायमेंशन बराबर आएगी। और अगर दो नंबर्स का रेशियो डायमेंशन लेस है तो उन नंबर्स के डायमेंशन भी आपस में बराबर आएगी। एक मिनट यहां पे करेक्शन कर दूं मैं। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस है तो एक की डायमेंशन दूसरे का रेसिप्रोकल आएगी, मतलब ए की डायमेंशन और एस की डायमेंशन एक दूसरे का उल्टा होगी। भाई जब ये दोनों डायमेंशन उल्टा होंगी तभी तो इनको मल्टीप्लाई करके डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी। मान लो अगर ये एल आया तो इसे 1/l आना पड़ेगा। अब ये 1/l आया तभी तो उसके साथ कैंसिल होगा, या अगर ये एल आ रहा है तो इसे 1/l आना पड़ेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। कि अगर ये एल आ गया मल्टीप्लाई में ये 1/l आ गया तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये कहानी होती है। तो याद रखना दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में लिखे और डायमेंशन लेस हैं तो एक का डायमेंशन दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, पर अगर दो चीजें डिवाइड में है और वो डायमेंशन लेस है तो उन दोनों की डायमेंशन आपस में बराबर होगी। इस आइडिया की हेल्प से हम डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे तो हमें और भी चीजें आगे पढ़नी है, लेकिन खामखा चैप्टर लंबा, आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं पे अपनी कहानी को रोक देंगे। हम लोग को अगली क्लास में बात करनी है यूनिट कन्वर्जन के बारे में, फिर साथ में वही इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला कैसे हम डिड्यूस कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। तो ये सारी बातें अगले लेक्चर में करेंगे, आज तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में, आज के लेक्चर में तय रखेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज मतलब मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। मुझ तक रीच आउट करेंगे, सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको कोई भी इशूज है तो आप मुझ तक रीच आउट करके सीधे अपने कंसर्न्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अपना एप्रिसिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिलता रहे आप तक ऐसे और वीडियोस पहुंचाने का, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंप्रोवाइज कर पाओ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।